कहने का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक सिंगल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो भी एनर्जी की एक्सपेंसेस होती हैं, एनर्जी जो हम पुट करेंगे किसी एटम में, दैट इज कॉल्ड उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ये हर एटम्स के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। ये हर एक एटम्स के लिए अलग अलग होगी। जैसे सोडियम है आपके पास, तो सोडियम में क्या होती है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2:8:1, ठीक है। अब होगा क्या, जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे आप इसको हीट करोगे तो हीट करने में क्या होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो उस कंडीशन में ये क्या बनाता है, केटायन बनाएगा, यानी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड द केटायंस। जो भी व्हाटएवर द एनर्जी दैट आर यूज्ड to remove an electron from an isolated gaseous system, that is called कहलाती है, वो क्या कहला रहे हैं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते थे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from isolated gaseous atom। देखिए एक एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम में हीट दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन से बाहर आ गई, ये क्या बनाई, केटायन। क्या बनाई, केटायन। इसमें एटम मैंने m से रिप्रेजेंट किया मेटल को, मेटल को m से रिप्रेजेंट किया, इसको हीट सप्लाई किया, तो क्या किया, मैंने अपने एक्टिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जो भी इलेक्ट्रॉन को बाहर, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी की एक्सपेंसेस हुई, दैट इज कॉल्ड कह रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग मेटल्स के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी। अब डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है। तो मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स बताए थे, ट्रेंड्स में देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रेंड्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल में जब चलोगे तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, जितनी सारी तुम्हारे इस तरह चलोगे, जितने सारे कॉलम होते हैं वो कॉलम क्या बताया था मैंने, ग्रुप्स होते हैं। और इस साइड चलोगे तो क्या मिलेगी आपको, पीरियड्स मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ अक्रॉस द पीरियड, क्या बोल रहा हूँ, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आप चलना शुरू करोगे तो आपको क्या मिलेगी, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में देखोगे जैसे एटम्स होती हैं, आपको कौन सी एटम्स होती है, लिथियम होती है, बेरिलियम होती है, बोरॉन होती है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, आपको फिर नियॉन, ठीक है। इसी तरह से जब आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगी आपको, सोडियम मिलेंगी, है ना, मैग्नीशियम मिलेंगी, फिर क्या मिलेगी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम मिलेंगी, सिलिकॉन मिलेगी, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन मिलेंगी, फिर आपको आर्गन मिलेंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड चलोगे आप तो आपको मिलेगी क्या चीज़, कि आपको क्या मिलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा क्यों मिलता है, इसके बारे में समझिए। यहाँ पे जब एंट्री करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, लिथियम में जब इलेक्ट्रॉन की एंट्री करेंगे तो आप देखोगे क्या चीज़ मिलती है। लिथियम में पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेज में 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दो और लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे। फिर सेकंड वाले जब आइटम में आप इनपुट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इनपुट करेंगे, तो ये सेकंड स्टेज में आपकी इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साथ साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ती जाएंगी। तो होती क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से शेल्स नहीं इंक्रीज कर रही है, और शेल्स नहीं इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको क्या करती है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड आपकी किसी भी बाहर की इलेक्ट्रॉन है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अगेन हम रिपीटिंग, देखो ये जो समझाना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए। मैंने कहा एक चीज़ को कि जैसे मान लो कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि जैसे मैं अक्रॉस द पीरियड कर रहा हूँ तो लिथियम आती है आपका सेकेंड पीरियड में आती है, ये तुम्हारी सोडियम थर्ड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड में जैसे ही मूव करना शुरू करोगे आप तो क्या मिलेगी आपको कि लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसी से आप बढ़ते जाओगे, इसके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे तो उसके नंबर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी, और साथ साथ में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे अभी 3 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। फिर इसके बाद आगे एटम्स में आएंगे तो वहाँ पे कितने होंगे, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
2 इलेक्ट्रॉन्स आपको अंदर वाले में इंक्लूड करनी है, ठीक है। यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको 3 इलेक्ट्रॉन, 5 किसके लिए होगी, बोरॉन के लिए होगी। फिर कार्बन के लिए लोगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। कार्बन हो गया, कार्बन के बाद आ गए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना हो गया 7 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पे कितने होंगे आपको टोटल, अगर प्रोटॉन को काउंट करोगे तो 7 प्रोटॉन जितने नंबर प्रोटॉन उतने नंबर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन साइज यहाँ पे क्या हो रही है आपका, साइज यहाँ इंक्रीज नहीं कर रही, साइज इंक्रीज नहीं कर रही। साइज नहीं इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि अब देखोगे कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे न्यू शेल्स की प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, सेम शेल्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री, सेम शेल्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। साथ साथ थोड़ा सा पीरियड चलोगे यहाँ पे देखोगे 3 प्रोटॉन है या 4 प्रोटॉन है या 5 प्रोटॉन है या 6 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा क्रॉस द पीरियड चलने से क्या होता है प्रोटॉन जो बढ़ती है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसको पुल करने की टेंडेंसी इसकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो पुल करेगा तो क्या होगी, पुल करने की वजह से जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है डिफिकल्टीज अक्रॉस द पीरियड जब तुम मूव करते हो तो वहाँ पे क्या मिलती है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ती जाती है अक्रॉस द पीरियड। अब आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में कौन कौन से एटम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम। एक ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट हैं। इस एलिमेंट में क्या होती है हर एक ग्रुप में जैसे जैसे आप शिफ्ट करते जाओ, ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में शिफ्ट करते जाओ, उसके एक क्रॉस चलोगे तो पीरियड्स को चेंज करोगे तो देखो कि न्यू हर में तुम्हारे नया नया शेल्स का इंट्रोडक्शन होता है। अब ये शेल्स के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या होती है, अब ये शेल्स की प्रोडक्शन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे लिथियम की साइज क्या होती है, फर्स्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन और आपका सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यार देखोगे आप सोडियम के लिए अगर देखोगे इसी चीज़ को, सोडियम की साइज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं। इस तरह से डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो डाउन द ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, शेल्स बढ़ते जाते हैं, इसकी क्या होती है साइज बढ़ती जाती है। तो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस वो बढ़ती जाएंगी, तो डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो चार्ज का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, चार्ज जितनी सेपरेट होगी उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स that are decreases down the group. Because of this the ionization energy is also decreases across the down the group में क्या होता है हमारा ionization energy क्या होती है डिक्रीज करती है, अगर across the group चलेंगे तो क्या होगी वो इंक्रीज करेगी। दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, एक तुम्हारा प्रेडिक्टेबल में अगर मैं बात कर रहा हूँ उसमें देखोगे कि जितने सारे एलिमेंट है, एलिमेंट के अगर across the पीरियड चलोगे तो क्या मिलेगी आपको, उसके ट्रेंड मिलेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के पास तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब जब देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखोगे तो कार्बन का क्या मिलता है 1s2 2s2 3। इस तरह से इसके जब पी ऑर्बिटल्स में देखोगे आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो हाफ फिल जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इस एटम को, जिसकी वजह से क्या होता है कार्बन की नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से दोनों के दोनों तुम्हारे आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन और ऑक्सीजन की थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन था इस चीज़ का, एक्सेप्शन मैंने बताया आपको कि कार्बन की नाइट्रोजन जो होती है हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है। अब इस स्टेबिलिटी की वजह से क्या होती है कार्बन का नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप में भी देखोगे आप क्या चीज़, तो यहाँ पर भी क्या बताया जैसे जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शेल्स होंगे साइज बढ़ती जाएगी, एटम्स की साइज बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी क्या होती है धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस फ्रॉम द वैलेंस शेल और न्यूक्लियस वो बढ़ती जाएंगी ना, तो बढ़ने की वजह से क्या होती है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिक्रीज कर रहा है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी उतनी ही कम लगेगी इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने। ठीक है, as you move down the group ionization energy decreases and as you move throughout the period ionization